दिल्ली में G20 का सम्मेलन चल रहा है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त दिल्ली पर हैं। G20 सम्मेलन को लेकर देश क्या सोचता है, ये जानने के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है। इस सर्वे में 2002 लोगों से बात की गई है। देश भर में सर्वे आज दोपहर तक किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, G20 पर पहला त्वरित सर्वे लेकर एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस खास पेशकश में आपको हम दिखाने जा रहे हैं क्या है देश के मन में G20 सम्मेलन को लेकर भाव। विशेष तकनीक के जरिए ये भारत मंडपम, जिसके बाहर इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं मौजूद हूं और क्योंकि वक्त शाम का है इसी वजह से ये नजारा शाम का है। आप देख सके हैं किस तरीके से दिन ढल चुका है, अंधेरा छाया हुआ है और इस बीच रंग बिरंगी रोशनियां जिससे नहाया हुआ ये भारत मंडपम नजर आ रहा है। दिल्ली में G20 का सम्मेलन चल रहा है और पहले दिन के सत्र का समापन हो चुका है। कल फिर से सत्र की शुरुआत होगी और कल का जो सेशन है उसकी थीम वन फ्यूचर रहने वाली है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग अलग देशों के प्रमुखों की द्विपक्षीय मीटिंग्स भी हो रही हैं, अन्य अलायंसेस भी हो रहे हैं। कई अहम समझौते, महत्वपूर्ण जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर चल रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद डिनर का आयोजन होगा। राष्ट्रपति की तरफ से जो स्टेट डिनर दिया गया है वो भी यहीं भारत मंडपम में ही उसका आयोजन होना है। G20 सम्मेलन को लेकर इस सब के बीच देश क्या सोच रहा है ये जानना भी जरूरी हो जाता है और इसी पर आगे त्वरित सर्वे के आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आज दिन भर क्या कुछ हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह से G20 का सम्मेलन चल रहा है। दुनिया भर के प्रमुख नेता इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। सम्मेलन के पहले दिन आज 2 सत्र का आयोजन हुआ। पहले सत्र में वन अर्थ पर चर्चा हुई, दूसरे सत्र में वन फैमिली पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को भेद मिटाने का मंत्र दिया। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। दिल्ली सम्मेलन की सबसे बड़ी बात यह रही कि G20 अब G21 हो गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी अब इसका हिस्सा है। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के 55 देश आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बैठक में एक और खास बात जो दिखी वो ये कि पीएम मोदी जहां बैठे थे वहां देश का नाम अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। ये पहला मौका है जब G20 मीटिंग में देश के नाम की पट्टी पर इंडिया की जगह भारत लिखा हो। बैठक के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अहम साझेदार देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद डिनर का कार्यक्रम है। G20 सम्मेलन को लेकर देश क्या सोचता है, इस खास पेशकश में अब हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। तो यही वो भारत मंडपम है जहां कूटनीति का ये कुंभ लगा हुआ है, जहां दुनिया भर के दिग्गजों में मंथन चल रहा है और ऐसे में इस वक्त की कुछ बड़ी बातें आज के दिन से जुड़ी हुई एक एक करके आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते चले जाते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। ये सबसे बड़ा हासिल एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संशय जो है वो इसी बात को लेकर था कि क्या ऐसा हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात यह कि अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश शामिल हैं उसे G20 की सदस्यता मिल गई है और इसके साथ ही जाहिर सी बात है G20 जिसमें पहले 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था, अब वो बन जाएगा G21। और दिल्ली बैठक में सबसे ज्यादा 112 मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी वजह से ऐतिहासिक एक तरीके से इस बार की ये समिट इन 112 में से 39 मामलों पर सहमति बनी है। और देखिए महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस दौर में जब दुनिया बटी हुई है
है और सबके अपने अपने संघर्ष हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में सबको सहमति पर एक पन्ने पर लेकर आना अपने आप एक बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन इस सब को करने में कामयाब भारत कूटनीतिक मोर्चे पर यकीनन ये भारत की बड़ी जीत। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। वहीं भारत मंडपम से सीधे नीरज के पास लेकर चलते हैं आपको। नीरज, यकीनन भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आ गया है। निश्चित रूप में भारत की जीत कहा ही जाएगा, क्योंकि ऐसे समय पे जब पूरा वर्ल्ड युद्ध के मसले पर बटा हुआ है, चाइना अलग थलग है, अलग अपना राग है उसका, रसिया का राग अलग है, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का मामला अलग चल रहा है। ऐसे में भारत में एक बड़ा आयोजन, विश्व के सभी बड़े राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर आकर और उस समय एक डिक्लेरेशन जारी करना, और डिक्लेरेशन जारी करते समय बहुत ही प्रमुखता से इस बात को रखना कि ये समय युद्ध का समय नहीं है। ऐसे वो भी तब ये कहा गया जब रसिया आपसे नाराज हो सकता है या रसिया आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बावजूद आपने ये बात कही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भारत की जीत के रूप में लेना चाहिए। और भारत की जीत भी नहीं, जब भारत पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मान रहा है और एक परिवार की तरह कह रहा है, तो ये पूरे परिवार यानी पूरे विश्व की जीत है कि भारत के विचारों को पूरे विश्व ने एडॉप्ट किया है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रोमाना कुछ बातों का जिक्र करना कि G20 समिट से मिला क्या। G20 समिट से बहुत कुछ मिला। 7 महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको सिलसिलेवार समझाता हूं। जी, एक तो ये कि नीरज मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, हम सिलसिलेवार तरीके से इन बिंदुओं से आगे आपसे विस्तार से समझेंगे। इस बीच में जल्दी से परिचय करा देती हूं जो खास मेहमान अब चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ। अच्छा, सुधांशु जी भी नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजदूत प्रभुदयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आईडीएसए की एसोसिएट फेलो स्वस्ति राव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारत मंडपम से ही। मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस त्वरित सर्वे का वो पहला सवाल जो लोगों से पूछा और उस पर लोगों की राय जो सामने निकल कर आई है। सिलसिलेवार तरीके से वो सवालों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो सवाल आपके सामने होगा, लोगों की राय आंकड़ों के जरिए आपके सामने होगी और फिर उसी पर विश्लेषण करेंगे मेहमानों के साथ बातचीत करके। तो पहला सवाल क्या है, जल्दी से ले आइए स्क्रीन पर। ये आ गया पहला सवाल। क्या लगता है G20 जैसे सम्मेलन से आम भारतीय को क्या फायदा होगा? और जब ये सवाल लोगों से पूछा गया तो देखिए किस तरीके से 45%, कितना बड़ा आंकड़ा है जो कह रहा है हाँ बहुत ज्यादा फायदा होगा। 18% को मानना है कि फायदा होगा और 27% जो ना में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 10% हैं, लेकिन 45% और 18% के आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 2/3 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। मतलब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस G20 से आम भारतीय को फायदा होगा। मतलब बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह, किस तरीके से दुनिया के सामने भारत का कद बढ़ रहा है, कैसे महाशक्तियों में भारत की अब गिनती हो रही है, लेकिन उस सब से इतर जो आम नागरिक है वो ये भी समझ पा रहा है कि इससे सीधे सीधे उसकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। सुधांशु जी, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आम भारतीय इस बात को समझ रहा है कि अगर G20 जैसा सम्मेलन देश में होता है और उसको सीधे सीधे देश के लोगों के साथ इस रूप में जोड़ दिया जाता है कि कमोबेश देश के तमाम राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें होती हैं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास भारतीय नागरिक सीधे सीधे इन बैठकों में एक तरीके से जुड़ते हैं, तो कुल मिलाकर आम भारतीय अपना फायदा देख रहा है आर्थिक, सांस्कृतिक हर रूप में। सुधांशु जी, देखिए, आपके सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 45 और 18 मतलब लगभग 63% लोग फायदा या ठीक मान रहे हैं जी। ये क्यों हुआ है? अगर सामान्य तौर पर होता तो इस ढंग की कॉन्फ्रेंस में 63% लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है क्या। क्योंकि सामान्यतः इस ढंग की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पहले होती थी वो लुटियंस दिल्ली में कंसंट्रेटेड रहती थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा विज्ञान भवन में होती। चंद विशेषज्ञ जो कूटनीति के होते, रक्षा के होते, आर्थिक के होते, वो अपने कुछ अखबारों में आर्टिकल देते, टीवी चैनल पे 1-2 दिन डिस्कशन होता और उसके बाद आम जनता को इसका कोई, मैं कह रहा हूं, प्रभाव तो छोड़िए, आम जनता को पता भी नहीं लगता ढंग से कि ये क्या था और क्या हो गया। परंतु यदि इतने लोग आज कह रहे हैं कि अच्छा है, और यहां पर मैं एक बिंदु और कहूं
क्योंकि भारत में साक्षरता दर 73-74% मानी जाती है, तो सामान्य रूप से G20 के बारे में जानकारी और उसके लाभ और हानि के बारे में विचार करने वाली बात को अगर आप देखें तो ये 63/100 ना होकर 63/73 या 74 के हिसाब से देखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 90% लोग ये मानते हैं कि इससे कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा। तो मैं इसको एक सकारात्मक संदेश मानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपके सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 27% लोग कहते हैं कि फायदा नहीं है, तो अब ये बात सही है कि सर्वेक्षण में आप ये तो नहीं पूछ सकते क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा है कि बहुत सारे इम्बेडेड मीनिंग हो सकते हैं, पर यदि कोई फायदा नहीं है कह रहा है तो वो उसमें क्या तर्क दे रहा है, यह तर्क थोड़ा सा समझने के लिए बेहतर होता है यदि हमें पता हो कि वो किस आधार पे कह रहे हैं कि फायदा नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मैं आगे दोबारा आपके पास आऊंगी और आपसे ये चाहूंगी कि मैं आप दर्शकों को बताएं कि किस रूप में आम भारतीय को भी इस सम्मेलन से जो फायदा होगा वो किस रूप में मिलेगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से जनेंद्र के पास लेकर चलते हैं। जनेंद्र, जरा बताइए इस वक्त किस तरीके की हलचल वहां भारत मंडपम में, क्योंकि करीब 1 घंटे के बाद यहां पर डिनर का आयोजन भी है। जनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, देखिए दोनों सत्रों की बैठक खत्म हो चुकी है और जो उपलब्धियां थी वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। अब इंतजार जो है वो 7 बजे से मेहमान पहुंचने शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा जो स्टेट डिनर दिया गया है सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में, जिसमें कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है और कई और विशिष्ट अतिथि होंगे। कुछ देर में मेहमान उसके लिए इकट्ठे होने लगेंगे और उसके बाद डिनर का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और चूंकि एक त्वरित सर्वे पर हम बात करें रोमाना, अगर आपकी इजाजत हो, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अफ्रीकन यूनियन की जो परमानेंट सदस्यता दी गई है, उन्होंने कहा कि बाली में तब के अफ्रीकन यूनियन के जो नेता थे वो नाराजगी भरे स्वर में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पास आए थे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि अफ्रीकन यूनियन को तवज्जो नहीं मिलती है। तब जयशंकर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि नई दिल्ली में इस पर चर्चा होगी, और उन्होंने कहा कि एक तरीके से वो गारंटी पूरी हुई। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गारंटी पूरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं। ये जो संदेश है यकीनन वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गया है और अब बेहद जरूरी हो जाता है दूसरा सवाल इस त्वरित सर्वे का आपके सामने रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जुड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों, उनके भरोसों, उनकी गारंटी से। और वो दूसरा सवाल क्या है जल्दी से आपके सामने रखते हैं। अब दूसरा सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर ले आइए। त्वरित सर्वे का अगला सवाल आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2047 तक, हाल में एक इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा और भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। तो सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री के बयान से आप सहमत हैं? देखिए इसमें किस तरीके से 46% पूरी तरीके से सहमति जता रहे हैं। थोड़ा सहमत कहने वालों का आंकड़ा 16% है, सहमत नहीं 34%, पता नहीं 4%। तो ये पूरी तरीके से सहमत और थोड़ा सहमत वाला आंकड़ा अगर जोड़ लिया जाए तो फिर यह आंकड़ा 62% पर पहुंचता है। जल्दी से खास मेहमानों का रुख करती हूं। वो जिस गारंटी वाले भरोसे की बात अभी जैनेंद्र कर रहे थे, सुधांशु जी, यही भरोसा कमोबेश देश के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, वो भरोसा मोदी जी ने अपनी मेहनत, क्षमता और दृढ़ता से विगत 22 वर्षों में अटेन। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय देश में एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में कॉन्सेप्ट था एंटी इनकम्बेंसी, यानी जो भी सत्ता में रहेगा 5 साल के अंदर लोग उससे नाराज हो जाएंगे और वो हट जाएगा, जो सरकार पलट जाएगी। पर मोदी जी ने लगातार 3 बार वहां सरकार बनाई और केंद्र में पहली बार स्पष्ट बहुमत, दूसरी बार फिर तो प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया। वो कैसे हुआ? विश्वास के कारण। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आपके सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है कि 46% लोग पूरी तरह सहमत हैं और 16% लोग थोड़ा सहमत हैं, यानी 62% लोग थोड़ा बहुत सहमत हैं। पर अगर मैं ये जानना चाहूंगा इसमें आयु वर्ग बता दिया जाए तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि युवा वर्ग इन विषयों पे ज्यादा सहमत होगा। हो सकता अधिक आयु वर्ग के लोगों को लगता हो कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा और बदलाव की संभावना कम है,
परंतु जो 21वीं सदी का युवा है, मुझे लगता है वो शायद उसकी संख्या इसमें अधिक होगी जो कह रहा है हाँ 2000। ये बहुत सही बात कह रहे हैं आप सर, लेकिन बस मैं इतना जोड़ती चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जिस तरीके से जात धर्म का बंधन तोड़कर लोकप्रियता हासिल किए हुए हैं इस देश में, वैसे ही वो उम्र का बंधन भी तोड़कर लोकप्रिय हैं। हर आयु वर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जमकर लोकप्रिय हैं। सुधांशु जी, मैं आऊंगी आपके पास। प्रभुदयाल जी का रुख कर लेते हैं जल्दी से, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी है तो उनकी बात पर भरोसा, यही इस त्वरित सर्वे का लब्बो लबाब इस सवाल के जवाब में नजर आ रहा है। प्रभुदयाल जी, मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं क्यों लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी कामयाबी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लिए करवाई। ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतनी बड़ी समिट को ऑर्गेनाइज करना, इतने तरह तरह के मीटिंग्स, और उसके अलावा सब बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके पास यहाँ है और भारत को इतनी इज्जत दी, और उस सब के ऊपर आइसिंग ऑन द केक की वो जो अग्रीमेंट हुआ इतना बड़ा, उसमें 100% यूनिटी से उसको मंजूरी दी गई। ये कोई छोटी बात है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कभी देखने में नहीं आता इंटरनेशनल स्फीयर में। तो जो लोग इस अचीवमेंट को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते, वो बड़े बेवकूफ है। मेरा मानना ये है कि इंग्लिश की एक एक्सप्रेशन यूज करें, इट्स अ ब्यूटीफुल फेदर इन इंडियाज कैप। और भारत की जो एक लीडरशिप प्रोफाइल है वो आगे उभर के आई, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एब्सोल्युटली सर, आपसे मैं पूरी तरीके से सहमत, लेकिन लोकतंत्र सर और ऐसे में मतभेद की गुंजाइश हमें कहीं ना कहीं छोड़ देनी चाहिए और थोड़ा शब्दों का चयन संभल कर करना चाहिए उन लोगों के लिए जो फिलहाल एक अलग राय जाहिर करते हुए सर्वे में नजर आ रहे हैं। तो G20 पर क्या सोचता है देश, बैठक के बीच जनता का संदेश, ये सिलसिला सवाल जवाब का लगातार जारी है। आइए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। खास मेहमान स्वास्थ्य राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वास्थ्य जी, इस सवाल जवाब के सिलसिले के बीच में आपसे यह समझना चाहती हूँ कि भारत की छाप वो किस रूप में याद रहेगी इस 18वीं G20 समिट पर। नमस्कार हमारा, पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और आप ये समझ लीजिए कि कल से हम लोग इस चर्चा में लगे हुए हैं। और जैसा कि आपको याद होगा, मैं कह रही थी कि इसमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए क्योंकि G20 का ये कोर एजेंडा नहीं है, और G20 का कोर एजेंडा तो इकोनॉमिक होता है। और अगर यूक्रेन पे नहीं भी आ पाता है जॉइंट स्टेटमेंट, तो भी भारत के हम कॉन्ट्रीब्यूशन को कहीं से कम नहीं आंक सकते। लेकिन आज ही फर्स्ट डे के दिन ही जो हमने ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, इस तरह की स्टेलर ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ये आगे आने वाले वक्त में याद करी जाएगी। इसमें कोई कहीं से भी लेश मात्र का भी संशय नहीं है। ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फीट है, इंडियन डिप्लोमेसी की विन है। इसके पीछे आई एम श्योर महीनों की कड़ी मेहनत है कहीं ना कहीं। और एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि इससे ये भी पता चलता है, जो मैं आपके ही शो के थ्रू एक बार समझा रही थी, कि आज के डेट में इंडिया वेस्ट भी इस चीज को समझता है कि जो एक एम्पावर्ड इंडिया है इंडो पैसिफिक में, वो उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के हिसाब से है, ज्यादा अनुकूल है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, यूरोपियन जब आए यहाँ, इन्होंने पहले कह दिया कि हम एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं मीट हुई वगैरह वगैरह, लेकिन वही सारे के सारे लोग जो है वो अग्री कर गए यहाँ पर। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सचमुच पूरी दुनिया का, चाहे वो भले ही यूक्रेन में डिवाइडेड हो, उस मुद्दे पे डिवाइडेड हो, लेकिन जब न्यू दिल्ली की बात आती है और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की बात आती है, तो फिर उस बात की डिग्निटी को रखने का हर कोई एक मोटिवेशन पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जिस पर मोहर लग रही है कि इस बटी हुई दुनिया को भी एक साथ एकजुट रखने का मादा अगर इस वक्त दुनिया के किसी नेता के सामने है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही फिलहाल नजर आता है। तो राजधानी दिल्ली में जारी विश्वोत्सव पर क्या सोचती है देश की जनता। G20 पर त्वरित सर्वे लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आपको बताते चले अब से करीब आधे घंटे का इंतजार और बाकी रह गया है। शाम 7 बजे से राष्ट्रपति की ओर से जो स्टेट डिनर है उसका आयोजन किया जाना है। और आपको बता दें, प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से न्योते खास मेहमानों को भेजे गए और इस
डिनर में क्या कुछ खास रहने वाला है, वो व्यंजन जो परोसे जाएंगे विदेशी मेहमानों के सामने, उसकी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए किस तरीके के जायके खाने के लिए मिलेंगे। गोलगप्पे, दही भल्ले, चाट, समोसा, भेलपुरी, इस तरीके की तमाम चटपटी चीजों की यहां पर भरमार होगी। उसके बाद मेन मेन्यू की अगर बात की जाए तो उसकी भी पूरी एक लिस्ट है, किस तरीके के खाने जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। अच्छा, खास तौर से क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है उसका भी एक एहसास कराना है, एक एक्सपीरियंस दिलवाना है विदेशी मेहमानों को, इसीलिए जो अलग अलग देश के राज्य हैं वो राज्य स्पेसिफिक डिशेस को भी यहां पर जगह दी गई है। बिहार की तरफ से जिस तरीके से आप देख रहे हैं लिट्टी चोखा, उसको यहां पर शामिल किया गया है। इसी तरीके से राजस्थान की तरफ से दाल बाटी चूरमा, उसको शामिल किया गया है मेन्यू में, और आंध्र प्रदेश तक के जो स्पेशल व्यंजन है उसको जगह दी गई है। तो हर जायके का यहां पर पूरा ख्याल रखा गया है। और फिर आखिर में बात जब खत्म होगी डिनर में तो वो बात मीठे के साथ खत्म होगी। और मीठा जब बात की जाए हिंदुस्तान में तो जलेबी, मालपुए से लेकर केसर पिस्ता वाली रसमलाई तक सब कुछ परोसा जाएगा। गुलाब जामुन भी होगा, मलाई घेवर का इंतजाम भी है, अखरोट और अदरक का हलवा भी है, गोंद का हलवा, श्रीखंड, अंगूरी रसमलाई, और वो खासतौर से जो पश्चिम बंगाल वाले रसगुल्ला है उसका भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। गुलाब चूरमा भी होगा, दाल बादाम का हलवा भी होगा। तो हर तरीके का जायका, दिन भर कूटनीति का कुंभ, और दिन भर उस कूटनीति के कुंभ में मंथन का दौर, और फिर रात में राष्ट्रपति की तरफ से आयोजित होने वाला ये स्टेट डिनर जिसमें हर जायके का पूरा ख्याल रखा गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। त्वरित सर्वे का अगला सवाल आपके सामने ले आते हैं, जल्दी लेकर आइए स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल इसी G20 को लेकर लोगों के सामने जो रखा गया वो ये कि G20 सम्मेलन से क्या दुनिया में भारत का कद और बढ़ा है? और देखिए यहां पर किस तरीके से पूरी क्लैरिटी सामने निकल कर आ रही है। 65% लोगों का कहना है हाँ कद बढ़ा है, नहीं कहने वाले 17% हैं, और पता नहीं कहने वाले 18% लोग हैं। लेकिन इसमें कोई शक शुबा की कहीं गुंजाइश नहीं कि 65% लोग ये मान रहे हैं कि हिंदुस्तान का कद बढ़ा है। सुधांशु जी, और ये खास इसलिए और हो जाता है किस तरीके से बटी हुई दुनिया में भारत एकजुट करने में इन सदस्य देशों को इस रूप में कामयाब रहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के साए के बावजूद वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिस पर संशय था, आखिरकार उस पर भी मोहर लग गई। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होता है, यूक्रेन का रेफरेंस आता है, रूस का रेफरेंस नहीं आता है, और इसके बावजूद सारे लोग उस पर सहमत हो जाते हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत ने किस कूटनीतिक दक्षता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में कार्य किया है। और जो चीजें भविष्य में, जैसे बायोफ्यूल अलायंस पर, अब ये आम दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं ना कि इससे क्या लाभ मिलेगा। बायोफ्यूल अलायंस से हमें ये लाभ मिलने वाला है, भारत का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर गए होगा। हमारी सरकार ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2022 तक कंप्लीट कर लिया है। 2025 तक वो 20% होगा। इसका मतलब हमारा 20% पेट्रोलियम पे खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचेगी। और महत्वपूर्ण क्या होगा, देखिए आपने देखा बायोफ्यूल अलायंस में 3 ही देश है, अमेरिका, ब्राजील और भारत। क्यों? बायोफ्यूल मुख्यतः मेज यानी मक्के से बनता है या गन्ने से बनता है। गन्ना सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है और मेज अमेरिका और ब्राजील में पाया जाता है। तो यदि ये बनेगा तो विदेशी मुद्रा तो बचेगी, पर किसानों को बहुत भारी लाभ मिलने वाला है। और विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जहां गन्ना सबसे अधिक पाया जाता है, वहां के किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। ये मैंने एक ऐसा उदाहरण बताया जो इस समिट से निकलने वाले आउटकम से सभी को, मतलब किसानों तक वो किस प्रकार से लाभ मिलता है। परंतु मुझे एक बात का आश्चर्य लगता है कि इसमें भी ये 17% लोग कौन है जिन्हें ये लगता है कि इससे कद नहीं बढ़ा। मतलब मैं किसी पे वैसी टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर भाई या तो मुझे लगता है कि वो कोई पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर रखे, अन्यथा कोई ये कहे कि साहब बढ़ा, या हमें पता नहीं। पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करके कोई कहे कि साहब कद बढ़ा ही नहीं, तो सर ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि घरेलू राजनीति से अलग करके शायद कुछ लोग देश के अंदर इस वैश्विक मंच की अहमियत को समझ ना पा रहे हो। ये भी एक वजह हो सकती है। मैंने इसीलिए कहा कि पता नहीं वर्ड समझ में आ सकता है कि भाई हमको नहीं पता, हमें नहीं जानकारी है ये क्या हो रहा है। परंतु इतना डिटर्मिनिस्टिकली यानी निश्चयात्मक तरीके से कहना
कि नहीं हुआ है, ये मुझे लगता है विचार करने का विषय है। बिल्कुल, हास्यास्पद ज्यादा लगता है, सही कह रहे हैं आप। नीरज पांडे का मैं रुख कर लेती हूँ। और नीरज, जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है इस बार, और भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के तौर पर उभर कर आया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जाहिर सी बात है वो कद और साख बढ़ने वाली बात, जिस पर ये सर्वे भी मोहर लगा रहा है। नीरज, बिल्कुल, सर्वे मोहर भी लगा रहा है और इस पे समझने की ज़रूरत है रोमाना क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि अगर आप बात करें इस पूरे एक दिन की, आज सुबह से लेकर शाम तक की अभी तक जब चल रही है कॉन्फ्रेंस, उसमें 3 सेशन हुए और 3 सेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो 7 विषय हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं और इसको अपने दर्शकों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि 7 वो कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर ये मोहर लगी है। देखिए, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया है, ये आपने सबने देखा। ये क्यों हुआ? पिछले 7 बार से वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन हुआ कहाँ? भारत में आकर हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुआ। उन्होंने सभी जो दोस्त कंट्री हैं उनको एक इसके लिए सहमत किया, उनको एक पटल पर लेकर आए और सबको इसके लिए तैयार किया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय आज उसमें हुआ वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन, दिल्ली ज्वाइंट डिक्लेरेशन। सबको ऐसा था कि शायद डिक्लेरेशन नहीं आएगा, आएगा भी तो हो सकता है सेकेंड डे आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ का ही नतीजा आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो ताकतवर देश हैं उन्होंने एक मंच पर आकर इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर अपनी सहमत दी। और इस सहमत में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे एक सोच से माना गया कि युग युद्ध का नहीं है, ये इस युग में आप युद्ध से कोई काम नहीं ले सकते बल्कि आपस की सहमत से। दूसरी सबसे बड़ी यूक्रेन, ये मैं ब्रह्म वाक्य कह रही हूँ कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है। इसको मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया एक ब्रह्म वाक्य इस तौर पर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस बात का एहसास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को कराया था। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर उन्होंने उनसे यह बात कही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ रही हूं, अगला सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जल्दी से ले आइए सवाल हमारे सामने। अगला सवाल अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस त्वरित सर्वे का, और यह सवाल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से है। और सवाल आपके सामने, क्या G20 सम्मेलन से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे को मजबूती मिलेगी? जवाब देखिए आप, 59% का मानना है हां मजबूती मिलेगी, 20% नहीं में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 21% हैं, लेकिन 59% का मानना है हां मजबूती मिलेगी। मुझे लगता है इस पर सबसे पहले एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। प्रभुदयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभुदयाल सर, अमेरिका की तरफ से कल ही जो बाइडेन साहब से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बार फिर से सहमति दोहराई है अपनी कि बिल्कुल भारत को मिलना चाहिए। उसके बाद अब जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है और उसके जरिए भी यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट दिलाने का यह मुद्दा आपको लगता है और मजबूत हो रहा है? दावेदारी हमारी? देखिए, भारत के समर्थन में तो बहुत से देश, रुकावट चीन से मिली। चीन जो है वो अड़ंगा लगाया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल। अब चीन के रुख को कैसे बदलाया जाए? देखिए, चीन इस समिट में ही नहीं शरीक हुआ। लोग इस पे बहुत अनुमान लगा रहे हैं कि क्या वजह थी। मेरे विचार में चीन की आंख में चुभ रहा था कि भारत इतनी अच्छी G20 समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। चीन के डिप्लोमेट्स ने जायजा लगा दिया था कि इतना अच्छा भारत मंडपम बना, इतना सक्सेसफुल एजेंडा चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इतनी वाहवाह हो रही है, और शी जिनपिंग सोचते हैं कि उनसे बड़ा कोई इस वक्त दुनिया में लीडर नहीं। तो ये जो चीन का अहंकार है और चीन जो भारत के सामने एक रुकावट डालता है, यही एक सबसे बड़ा अड़ंगा है। नहीं तो बहुत से देश हैं, अधिकांश देश, ह्यूज मेजॉरिटी, जो चाहते हैं कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सुधांशु जी, वो कहा जाता है ना कि जब किसी बात का वक्त आ जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, और इस वक्त हिंदुस्तान के लिहाज से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप उसी रूप में नजर आ रही है दुनिया के सामने कि वक्त आ चुका है। देखिए, जब यूएन की परमानेंट सीट की बात आती है तो कभी कभी मुझे पुराने गीत की पंक्ति याद आती है कि वक्त ने किया क्या हसीन सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। बताइए, पहले 25 साल 1972 तक एक नहीं कई बार मौका आया था भारत के पास। वो वक्त वो था कि हमको परमानेंट सीट मिलनी। चाइना को 1973 में मिली है। हम लोगों की आयु और हमसे छोटे आयु वर्ग वाले बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है।
कि 1972 तक चीन के पास स्थायी सदस्यता नहीं थी। भारत को ही सदस्यता अमेरिका देना चाहता था, वो नहीं रहा। और आज वक्त ये देखिए कि कहां नेहरू जी ने 59-60 में यूएन में जाकर लॉबिंग की कि चीन को स्थायी सदस्यता दी जाए। जब उन्हें ऑफर किया गया तो उन्होंने कहा चीन से संबंधों की कीमत पे हम नहीं चाहेंगे। और आज वही चीन वक्त ऐसा सितम कर रहा है हमारे ऊपर कि वही चीन हमारे लिए सबसे बड़ा अवरोध बन के खड़ा है। परंतु आप ये भी समझिए वक्त में एक बड़ा बदलाव भी आ रहा है। आज आप चीन के अंदरूनी हालात देखें, क्योंकि वहां मीडिया के बारे में उतनी स्वतंत्रता नहीं है। वैसे मैं एक बात बता दूं, वो मीडिया इंडिपेंडेंस रैंक में हमसे ऊपर है, मगर वहां पर विदेश मंत्री गायब हो गए, कोई सूचना नहीं है। 2 जनरल्स का चेंज हो गया, कोई सूचना नहीं है। एवरग्रांडे वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डिक्लाइन हो गई, डिफ्लेशन चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां ऐसी बदल रही हैं कि भारत का एक सकारात्मक प्रभाव है दुनिया में। जी, इसीलिए दुनिया के अधिकांश देश हमारे साथ हैं। और एब्सोल्युटली सर, और दुनिया के इतिहास में यकीनन ये G20 समिट भारत की मेजबानी में जो हुई है, ये एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर हमेशा के लिए याद रखी जाएगी वर्ल्ड हिस्ट्री में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस त्वरित सर्वे में। वक्त मेरे पास इतना ही है।